नमस्ते दोस्तों। हमें बचपन से सिखाया गया है कि पीएम इज द वन हु रन्स द कंट्री। बट मैं आपको अगर ये बताऊं कि ये गलत है। पीएम तो सिर्फ एक फेस होता है। तो इस बार के इलेक्शंस के बाद 11 जून को जब पीएम मोदी ने अपने थर्ड टर्म के कैबिनेट पोर्टफोलियो को अनाउंस किया, तब उसमें दो बातें बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल थी। पहली, 10 साल से मिनिस्टर रही स्मृति ईरानी और फॉर्मर आईटी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जैसे बड़े बड़े नामों को कैबिनेट मिनिस्ट्री की लिस्ट से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन वहीं पे अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी, यहाँ तक कि इलेक्शन लड़े बगैर एस जयशंकर जी को भी कैबिनेट मिनिस्ट्री दे दी गई। आखिर ऐसा क्यों? दूसरी बात, आईपीएस अजीत डोभाल को एनएसए और आईएएस पीके मिश्रा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम इन पोजीशंस के लिए फिर से थर्ड टर्म के लिए प्लेस किया गया। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम और एनएसए इन पोजीशंस को पीएम का राइट और लेफ्ट हैंड माना जाता है। इतने इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर भी पीएम ने अपनी पार्टी के किसी भी मेंबर को नहीं रखा, जो कि आखिरकार इलेक्शंस लड़ के जीत कर आए थे, जबकि इन्हें अपॉइंट किया गया। आखिर ऐसा क्यों? बिकॉज इन पांचों के नामों में एक चीज बहुत कॉमन है, ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन हो, 1998 का पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हो, देश में जीएसटी लागू करना हो, या फिर कोविड जैसे बड़े पैंडेमिक के दौरान इतने बड़े देश में वैक्सीन ड्राइव चलाना हो, या हमें किसी भी डिजास्टर से बचाना हो, ना जाने कंट्री के कितने बड़े बड़े काम जो आपको मुझे लगता है सरकारें करती हैं, लेकिन इन सब के पीछे होते हैं हमारे अनसंग हीरोज, ब्यूरोक्रेट्स। इसलिए आज का मेरा ये वीडियो थोड़ा सा अलग होगा। ये पूरा कॉन्सेंट्रेट करेगा ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, उनकी डीप रूट्स को समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या आपको पता था सिक्किम को इंडिया में किसने और कैसे इंक्लूड किया? पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जब इंडिया पे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे, तब हमें उससे बाहर आखिरकार किसने निकाला? जीएसटी इंडिया में किसने इंप्लीमेंट करवाया? ये सारे ग्राउंड रियलिटी के फैक्ट्स जो कि नॉर्मल ऑडियंस से आखिरकार हमेशा छुपे रह जाते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम आखिरकार समझेंगे। अब देखो, हाल ही में हुए 16 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 13 लाख स्टूडेंट्स ने 1056 सीट्स के लिए फाइट किया, लेकिन इतने सारे लोगों में महज 1056 लोग ही सिलेक्ट होंगे, और उनमें से सिर्फ टॉप 300 को ही देश की एलीट टॉप ऑल इंडिया रैंकिंग सर्विसेज मिलेंगी, जैसे कि आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस मिलेंगी। मतलब आप देखोगे कि डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी पोस्ट होती है डीएम की, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है, जिसके अंडर अलग अलग स्टेट मिनिस्ट्रीज के कई सारे ऑफिसर्स काम करते हैं। अब यही हायरार्की अगर हम पूरे स्टेट्स में भी देखें, तो वहां पर भी सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो चीफ सेक्रेटरी की होती है, जो कि स्टेट के मिनिस्ट्रीज को लीड करता है, जो कि अगेन एक आईएएस ऑफिसर ही होता है। नेशनल लेवल पे भी अगर देखें तो यही ब्यूरोक्रेट्स तो होते हैं जो लीड करते हैं, राइट फ्रॉम कैबिनेट मिनिस्टर्स के सेक्रेटरी, जो कि एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के लिए कोई भी स्कीम को प्लान और एग्जीक्यूट करते हैं। इवन देश के सारे इंपॉर्टेंट एजेंसीज जैसे ईडी, सीबीआई, आईबी, जो कि रातों रात गवर्नमेंट्स तक पलट देते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी अकाउंटेबल रखते हैं। इन सारी एजेंसीज के हेड्स भी यही ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ये एजेंसीज तो छोड़ो, पीएम के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड आखिरकार कौन होते हैं? मोदी जी के हर टर्म में अगर आप पीएमओ के इस लिस्ट को देखोगे, तो ये सारे वही आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो पीएम के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड की तरह काम करते हैं। अब आखिरकार इंडिया के लिए इन ब्यूरोक्रेट्स की क्या वैल्यू होती है, आप इसी बात से समझिए कि साल 2014 में मोदी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक ऑर्डिनेंस लाई, यानी कि एक नया एक्ट ही ले आई थी, ताकि वो नृपेंद्र मिश्रा को पीएमओ में वापस पोजीशन दिला सके। एंड सेम जब 2017 में फॉरेन सेक्रेटरी की पोजीशन से एस जयशंकर जी रिटायर हो गए थे, तब पीएम ने वापस से एक एक्ट पास करके उनकी सर्विस को 1 साल के लिए एक्सटेंड करवा दिया। ये सिर्फ एक ऑफिसर के लिए एक्ट पास किया गया, ये सब सिर्फ एक ऑफिसर के लिए किया गया, ताकि उनकी सर्विस एक्सटेंड हो सके। और जब ये सर्विस एक्सटेंशन भी खत्म हो गया, तो उन्हें उसके बाद में फॉरेन मिनिस्ट्री में ले लिया गया और उन्हें सीधा मिनिस्टर ही बना दिया गया। एंड दीज ब्यूरोक्रेट्स आर एक्सट्रीमली वेल पेड एज वेल। हर गवर्नमेंट इनका बहुत अच्छे से ध्यान देती है। पहले तो इनकी सैलरीज ही अराउंड 2.5 लाख पर मंथ होती है, जिस सैलरी से भी उनका 1 रुपया तक खर्च नहीं होता। उन्हें गवर्नमेंट लिटरली गाड़ियों का एक कॉन्वॉय, डिस्ट्रिक्ट के सबसे पॉश एरिया में एक बंगलो, 24/7 आर्म्ड बॉडीगार्ड्स एंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री टेलीफोन, होम कुक और यहाँ तक कि गार्डनर भी प्रोवाइड किया जाता है। और प्लस इस जॉब के कारण उनको सोसाइटी में जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है वो तो अलग ही है। इतने पर्क्स और प्रिविलेजेस शायद ही किसी प्राइवेट जॉब में मिलते होंगे। और इस सब के पीछे जो मेन रीजन होता है वो ऑफ कोर्स होता है इनका ब्रिलियंस और इनका काम। हमारे ब्यूरोक्रेट सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ही सुप्रीम नहीं होते,
आज जो इंडियन इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, इसमें इनका एक काफी बड़ा रोल रहा है और इसीलिए यूपीएससी सर्विस क्रैक करना भी इतना आसान नहीं है। आई नो आप सभी यही सोच रहे होंगे कि इन ब्यूरोक्रेट्स को आखिरकार इतने सारे प्रिविलेजेस दिए क्यों जाते हैं। आजकल तो प्राइवेट एम्प्लॉयज भी काफी क्वालिफाइड होते हैं और वो भी काफी मेहनत करते हैं, लेकिन इसके पीछे दो मेजर रीजंस हैं कि सिविल सर्विसेज के जॉब पहली बात तो काफी ज्यादा हाईली डिमांडिंग होती है। कॉर्पोरेट्स जैसे इन जॉब्स का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है, ये एक टोटल डेडिकेशन वाला काम है। इनकी जहां पर भी और जब भी जरूरत पड़े इनको वहां इमीडिएटली पहुंचना पड़ता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, इन्हीं सिविल सर्वेंट्स का जॉब हमारे पूरे देश की प्रोग्रेस का आखिरकार कोर्स डिसाइड करता है। मतलब पूरे देश का भविष्य आखिरकार रियली इनके कंधों पे डिपेंड करता है। आज तक इंडिया ने आखिरकार जितने भी रिमार्केबल माइलस्टोन्स हासिल किए हैं, उनके पीछे उस वक्त के पीएम के साथ ब्यूरोक्रेट्स का सबसे मेजर हाथ रहा है। जैसे 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। क्या आपको पता है हम ये वॉर आखिरकार किसकी वजह से जीते? वेल, मोस्टली लोगों का यही जवाब होगा कि हम आखिरकार वो वॉर पीएम इंदिरा गांधी की वजह से जीते। लेकिन आखिरकार किसी को ये नहीं पता कि इस पूरे डिसीजन के पीछे एक और बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड था, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएन हक्सार। अब आप नेशनल सिक्योरिटी का ही मुद्दा ले लो, इसमें तो हमारे देश में अजीत डोभाल ये नाम नेशनल सिक्योरिटी का एक सिनोनिम में बन गया है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मोदी गवर्नमेंट के ही फेवरेट ब्यूरोक्रेट थे, इवन कांग्रेस गवर्नमेंट के भी ये सबसे बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर रहे हैं। बेसिकली आजादी के बाद सिक्किम ने एक इंडिपेंडेंट देश रहने का डिसाइड किया था। आखिरकार उसके बाद में इंडिया ने इनको आखिर कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर इस छोटे से आजाद देश में सीआईए ने अपने पैर पसारना शुरू करा। फिर 1959 में जब चाइना ने तिब्बत को इन्वेड कर दिया, तब दलाई लामा इस रास्ते से जब इंडिया आए, तब जाके पहली बार इंडिया की गवर्नमेंट को सिक्किम का इंपॉर्टेंस पता पड़ा। इसके 3 साल बाद 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक किया, जिसके बाद भारत ये समझ गया कि सिक्किम इंडिया पे चाइनीज एग्रेशन का गेट बन सकता है। बट जब तक नेहरू जी इस पे कोई एक्शन लेते, उनपे चाइनीज इन्वेजन का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन फिर सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए सिक्किम को चाइनीज इन्वेजन के गेटवे और सीआईए का हब बनने से रोका उस टाइम की पीएम इंदिरा गांधी जी ने। जब उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी पावर में आई, तो उन्हें ऐसे इनपुट्स मिले कि सीआईए कुछ ऐसा प्लान कर रहा है कि उनकी सीक्रेट एजेंसी सीआईए सिक्किम में अपने रूट्स को फैला रही है, ताकि वो उस समय के सोवियत टिल्टेड इंडिया पर नजर रख सके और जरूरत पड़ने पर कोई भी कोवर्ट ऑपरेशन उस पर कंडक्ट कर सके। इसके लिए सीआईए ने चोग्याल मुनाफ की शादी एक अमेरिकन लेडी से करवा दी। अब जैसे ही इंदिरा गांधी को इस बारे में पता पड़ा कि चोग्याल मुनाफ की शादी एक अमेरिकन लेडी से करवा दी गई है, तब इंदिरा गांधी ने तुरंत रिसेंटली आईबी में डिप्यूट हुए एक यंग आईपीएस ऑफिसर को सिक्किम भेजा। उस आईपीएस ऑफिसर ने सिक्किम जाके लोगों के बीच में एक प्रो इंडिया नैरेटिव डेवलप करना चालू किया। एंड यू वोंट बिलीव, उन्होंने मात्र सिर्फ 2 सालों में एक ऐसा ऑपरेशन चलाया कि साल 1975 में रेफरेंडम यानी कि वोटिंग में ये फैसला दिया कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ ही जुड़ना है। और सिर्फ यही नहीं, इस मिशन के दौरान लोगों में एक ऐसा नैरेटिव भी सेट हुआ कि लोगों ने खुद ही चोग्याल डायनेस्टी को हमेशा के लिए खुद ही पावर से उखाड़ फेंका। बाय नाउ एज यू मे हैव गेस्ड इट, इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने वाले और कोई नहीं थे बल्कि आईपीएस अजीत डोभाल थे। यस, सिर्फ अजीत डोभाल जी के कारण ही सिक्किम आज इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। और डोभाल जी का इंडिया के लिए ये कोई एकमात्र कंट्रीब्यूशन नहीं है। एज एन यंग आईपीएस ऑफिसर अजीत डोभाल जी के करियर की शुरुआत सिक्किम के इंटीग्रेशन से हुई, और ये तो मात्र एक ट्रेलर था। इसके बाद में 7 साल तक अंडरकवर एजेंट बनके पाकिस्तान में सरवाइव करना, हरमिंदर साहिब के अंदर जब पीक मिलिटेंसी उस समय पे होती थी, उस समय पे नेगोशिएशंस करना, IC-81 जो फ्लाइट थी जो कि टेररिस्ट हाईजैक करके कांधार ले गए थे, उस टाइम पे टेररिस्ट के साथ में नेगोशिएशन करना और साथ ही सारे भारतीयों को वहां से सही सलामत छुड़ा कर वापस लाना, एनएसए के तौर पे उरी और बालाकोट जैसी सर्जिकल स्ट्राइक्स को प्लान करना, सब उन्हीं का मास्टरमाइंड था। और जब ये एयर स्ट्राइक्स हुए थे, इस सब चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पे ना हो, इसे मैनेज करने का काम भी हमारे अगले टॉप नॉच ब्यूरोक्रेट टर्न फॉरेन मिनिस्टर श्री एस जयशंकर जी ने ही किया था। एस जयशंकर जी मिनिस्टर कम डिप्लोमेट ज्यादा है। याद है आपको 1998 के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जब यूएस ने इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए थे, तब एस जयशंकर जी वही ब्यूरोक्रेट थे जिनके नेगोशिएशन के बाद
यूएस ने सिर्फ सैंक्शन ही खत्म नहीं किया, जबकि हमारे साथ एक इंडो यूएस सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी साइन किया था। ऐसी ही सेम डिप्लोमेटिक विक्ट्री आज से कुछ ही साल पहले जब आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया था, तब भी हमें देखने को मिली थी। उस वक्त ऐसा नैरेटिव बनाया गया था कि अब गल्फ कंट्रीज इंडिया के साथ कोई रिलेशन नहीं रखने वाले। एस जयशंकर जी ने एब्रोवेशन के आफ्टरमैथ को ऐसे हैंडल किया, उन्होंने ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए कि इंडिया पर एक्शन लेना तो दूर, आज वही गल्फ कंट्रीज जम्मू कश्मीर में मेजर इन्वेस्टर्स बन गए। उल्टा इन्हीं कंट्रीज ने हमारे पीएम को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स तक दिया। अब बात करें फाइनेंस सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया जी की, इनका इंडिया को जीएसटी दिलाने में एक मेजर हाथ रहा है। यस, साल 2017 से पहले इंडिया में कुल मिलाकर 20 से ज्यादा तरह के टैक्स हुआ करते थे। कुछ में तो कैस्केडिंग, यानी कि हमें डबल बार टैक्स भरना पड़ता था। इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम को हसमुख जी ने केवल 3 टाइप के टैक्स सिस्टम में लाके खड़ा कर दिया, जिसे आज हम जीएसटी बोलते हैं, सीजीएसटी बोलते हैं और आईजीएसटी बोलते हैं। सीजीएसटी जो कि सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स है, एसजीएसटी जो कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, और आईजीएसटी जो कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। और दिस प्लानिंग इज सो इम्पैक्टफुल, इतना कि इससे आज गवर्नमेंट की इनकम 8 लाख करोड़ से बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपए हो गई है। और सिर्फ जीएसटी ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन जैसे वेलफेयर स्कीम्स जो कि आज करोड़ों इंडियंस को बेनिफिट कर रहे हैं, ये भी इन्हीं के आइडिया से निकले हैं। विनोद राय जी जैसे ऑफिसर्स ने तो सिस्टम में रहते हुए रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लिया। 2G स्पेक्ट्रम के टाइम पर जब सीएजी विनोद जी को लगा कि इसमें एक मेजर करप्शन हुआ है, उन्होंने इंक्वायरी की और गिल्टी होने पर इन्होंने सिटिंग मिनिस्टर तक को नहीं छोड़ा, उन्हें तक जेल पहुंचा दिया। And with impeccable credentials, Vinod Rai, the man who took on the system when he was a part of the system. So all in all, इन एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आता है कि इन ब्यूरोक्रेट्स का कंट्रीब्यूशन भारत के किसी एक फील्ड में नहीं है, जबकि हर एक फील्ड में है। इवन पैंडेमिक जैसे कठिन समय में भी इतने बड़े देश में सक्सेसफुली वैक्सीन ड्राइव रन करवाना ही क्यों ना हो, या फिर न्यूट्रलिटी के साथ इतने बड़े कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कराना ही क्यों ना हो। इंडियाज स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ इज इम्पॉसिबल विदाउट दीज ब्यूरोक्रेट्स, और इसीलिए सरदार जी ने इन सभी ब्यूरोक्रेट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। तो इसी तरह दोस्तों, अगर आपको देश की सेवा करनी है और कुछ करके दिखाना है इस फील्ड में, तो आपको उसके लिए यूपीएससी क्रैक करना पड़ेगा। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, या फिर वो स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूस की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में यहीं तक। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मुझे लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।